हम पढ़ेंगे दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा या रेखा दोनों पर एक ही चीज काम करती है कि द्विभुजा तथा द्वित यानी अगर हमें दो बिंदु दिए हैं उनको मिलाने वाले रेखाखंड के द्विकोजा द्विअनुपात कैसे करें। मान लीजिए एक बिंदु ये है मेरे पास P x1 y1 z1, एक बिंदु ये है Q x2 y2 कोई दिक्कत है? इन दोनों को मैंने मिला दिया। ये रेखाखंड z अक्ष से अल्फा कोण बना रहा है, तो या तो इसको उठा के यहाँ ले आओ मूल बिंदु पर, या फिर z अक्ष को उठा के यहाँ ले जाओ। ठीक है, दोनों में से उठा के जाने मतलब एक समांतर रेखा खींच। तो एक समांतर रेखा हम z अक्ष के ये x है ये y, तो हम यहाँ पर z अक्ष के समांतर रेखा एक खींचेंगे x1 y1 z1, और z अक्ष के समांतर रेखा अगर मैंने खींची और यहाँ से मैंने इस पर डाल दिया, तो ये कोण कितना होगा? अल्फा नहीं, z से कौन सा बनता है? वो दिक्कत अल्फा भी कह सकते थे, लेकिन वो स्पेसिफाइड कर दिया गया कि x अक्ष से अल्फा बनेगा, y से बीटा और z से गामा, तो हम वही सीक्वेंस लेके चले। तो अगर ये P है ये Q है, ये मैंने m लंब डाला है, तो आप ये बताओ यहाँ से z अक्ष ये है, मान लो ये मैं लंब डालता हूँ, एक लंब इस पर डालता। एक तरह से अगर देखें तो ये जो आएगा ये आपके पास कितना आ जाएगा? अगर इस तल पर लंब डालेंगे कायदे में तो ये क्या है? इसे कहते हैं A और इसे हम कहते हैं B। ये इस तल पर लंब है, कौन से तल पर? XY। तो ये वाली दूरी कितनी होगी XY तल से? ये Z1 होगी। ये कितनी होगी? Z2। ये दूरी होगी Z1 और ये होगी Z2 और ये होगी यहाँ से यहाँ तक Z1। तो ये कितनी बचेगी? PM। आप कहेंगे कि भाई PA जो है वो लंब है XY तल पर, और QB जो है वो भी लंब है XY तल पर। कोई दिक्कत नहीं, ये लिखने की आवश्यकता है नहीं कि P और Q दो बिंदु हैं, x1 y1 z1 दिख रहा है। तो MP कितना आ जाएगा यहाँ से? MP आ जाएगा आपके पास MA माइनस PA, और MA क्योंकि एक रेक्टेंगल बन रहा है तो MA किसके बराबर होगा? QB के माइनस PA, और QB किसके बराबर है? Z2 के। किसी भी बिंदु की XY तल से दूरी Z के बराबर होती है, किसी बिंदु की YZ से दूरी X के बराबर होगी, और किसी की भी ZY से दूरी X के बराबर होगी, और ZX से दूरी Y। ठीक है, ये 3 डायमेंशन का पूरा कंसेप्ट है, और ये आ गया आपका ZM। अब यहाँ से अगर मैं cos गामा निकाल दूँ इस चित्र में त्रिभुज PMQ में, जहाँ पर P बिंदु ये है, ये आपका, तो ये आ जाएगा MP यानी Z2 माइनस Z1 बटे PQ, यानी दो बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड की लंबाई। क्यों? क्योंकि cos गामा बराबर आधार बटे कर्ण, क्योंकि ये कोण 90 डिग्री है ना, तो इसके सामने कर्ण होगा cos अल्फा आधार बटे 90 के सामने कर्ण। तो जैसे cos गामा आया है, इसी प्रकार सिमिलरली cos अल्फा आ जाएगा x2 माइनस x1 बटे PQ, इसी प्रकार cos बीटा आ जाएगा y2 माइनस y1। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या क्या आ गया इसके? ये आ गए, और डायरेक्शन रेशियो क्या आएंगे? भाई इसको L कहते हैं, इसको M कहते हैं, इसको N कहते हैं। तो L अनुपात M अनुपात N आएगा x1 बटे PQ, y2 माइनस y1 अपॉन PQ,
Z2 minus Z1 upon PQ. PQ throughout cancel. X2 minus X1 ratio. Y2 minus Y1 ratio. यानी ये जो L रेशो M रेशो N है, क्योंकि L रेशो M रेशो N होते हैं A रेशो B रेशो C, where A B C are डायरेक्शन रेशोज। ठीक है, तो हमारे पास आ गया ये x2 माइनस x1 रेशो y2 माइनस y1 रेशो z2 माइनस। सो d डॉट r एपोस्ट्रोफ s ऑफ pq आ जाएंगे x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस। कोई दिक्कत? इसको एंड करके लिख दो थोड़ा सा और ग्रामेटिकल भी। तो यानी दो बिंदु अगर दिए हो तो उसके रेखाखंड, उस रेखाखंड के जोड़ने से जो रेखाखंड आएगा उसके dr दोनों के x को घटा दीजिए, y घटा दीजिए, और dc निकालने दोनों के x कोऑर्डिनेट घटाइए, डिफरेंस लीजिए, डिवाइड बाय जो भी उस PQ की लेंथ है। PQ की लेंथ तो आप जानते हो कैसे निकलेगी, अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर, जो पिछले साल में आपने पढ़ा होगा। ये dr हमारे ये दिखा है। अब हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू A एंड पैरेलल टू क्या है इस बात का मतलब? एक ऐसी रेखा का समीकरण जो बिंदु A से होके जाती है और B के समांतर है। ये इतनी इंग्लिश समझ लोगे? इक्वेशन मतलब समीकरण ऑफ ए लाइन, एक रेखा पासिंग थ्रू पॉइंट A एंड पैरेलल टू वेक्टर। जब हमने पॉइंट कह दिया इसको कहेंगे पॉइंट A, यानी उसका जो वेक्टर है पॉइंट का, तो एक तरह से वेक्टर ना होकर क्या कहलाएगा, वो पोजीशन वेक्टर। जब खाली एक ही पॉइंट होता है उस पॉइंट को कहा जाता है कि वेक्टर उस पॉइंट के सापेक्ष लेना है, तो वो मूल बिंदु से उसको मिला दिया जाता है। तो मूल बिंदु से दूरी आएगी उसकी, वो उसकी लंबाई हो जाती है और उसी को कहते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट। तो अगर हम थोड़ा सा चित्रात्मक निरूपण करें इसका, तो एक ऐसी रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है जो रेखा ये है, तो किस बिंदु से होकर जा रही है, बिंदु ए से होकर जा रही है, और जो किस रेखा के समांतर है, एक और कोई वेक्टर होगा बी के ये समांतर। ठीक है, इस पे कोई वेरिएबल पॉइंट नहीं होगा आर। अब ये आर किसके सापेक्ष हुआ, लेट माना सरल रेखा एल के तरफ से, एल क्योंकि उसको कह रहे हैं, इसका नाम पी रखो, पी सरल रेखा पी, सरल रेखा नाम ऐसे लिख सकते हैं, सरल रेखा पी बिंदु ए से, इसका नाम रखो ए, से होकर जाती है, जिसका पोजीशन वेक्टर कौन है। अब पोजीशन वेक्टर कहाँ से आएगा, मूल बिंदु से आएगा। ये मूल बिंदु मान लेते हैं, पूरा तो एक्स वाई जेड नहीं बना रहे ना, ये मूल बिंदु से ये जो अगर हम देखें ओ ए, ये पोजीशन वेक्टर है, ये क्या है, किसी बिंदु का स्थिर से ऐसे तो निकलता है, मूल बिंदु से मिला दिया। एक को वेरिएबल पॉइंट ले लिया मैंने पी, अरे पी तो मैंने इसका नाम रख दिया, इसका नाम कुछ और होगा, पी क्यू आर एल एम एन, अरे टी रख दो, इसका नाम टी। तो मैंने इसको एक वेरिएबल पॉइंट ले लिया जो पूरी रेखा में कहीं भी हो सकता है। इस वेरिएबल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है वो कौन है, आर। कोई दिक्कत? माना पी एक वेरिएबल पॉइंट है, जिसका पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश कहते हैं। पोजीशन वेक्टर कितना है, आर है, जो सरल रेखा पर, और ये बिंदु आर जो है ये पूरे सरल रेखा पर कहीं भी हो सकता है। ट्रायंगल वाला
वेक्टर का ट्रायंगल क्या कहता है, एक दिशा में चलना शुरू करो, इधर से चलो इधर, इधर चलो इधर, इक्वल आ जाएगा इधर से इधर। ये जो ट्रायंगल लॉ है, अगर ट्रायंगल लॉ इसमें लगाया जाए तो OA OP प्लस PA बराबर ट्रायंगल लॉ ये तो कहता है, यहाँ ये स्टार्टिंग पॉइंट है OP, फिर यहाँ से ये एक वेक्टर आ गया PA बराबर यहाँ से जो स्टार्टिंग पॉइंट था और जो दूसरे वेक्टर का एंड पॉइंट था, यानी इसकी टिप इसकी टेल, टिप एंड टेल, इसकी टेल जो है वो इसकी टिप पर अगर पहुंचेगी तो ये प्लस ये बराबर इस वेक्टर के बराबर। OP कितना है, OP तो R वेक्टर, PA पता नहीं, और OA कितना है, A वेक्टर। तो R माइनस A इक्वल टू PA, हाँ माइनस R माइनस ये है ना, R प्लस PA बराबर 4। तो इसे मैं AP वेक्टर लिख सकता हूँ। अब ये जो AP वेक्टर है वो किसके समांतर है, मैं A माइनस R भी लिख सकता था, R माइनस A भी लिख सकता था, कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है, उससे कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ता। जब हम इन दोनों वेक्टरों को देख रहे हैं तो आप सोचोगे AP बराबर माइनस B, ये तो कह सकते हो, PA समांतर है B के, AP समांतर है माइनस B के, ये तो बात निकल के आ रही है। लेकिन अगर समांतर को की दिशा को मैं भूल जाऊं, अगर संरेख कोलिनियर वेक्टर्स की बात करूं तो कोलिनियर वेक्टर वो होते हैं जो एक दूसरे के समांतर होते हैं, उसमें ये प्रतिबंध नहीं होता दिशा का, नहीं होता ना, दिशा का हो जाएगा तो इक्वल वेक्टर की तरफ बढ़ जाओ, ठीक है। तो ये साफ साफ पता लग रहा है कि PA सदिश जो है वो समांतर है किसके, B सदिश या AP सदिश कह दो, क्योंकि दिशा का कोई खास फर्क यहाँ पर नहीं मान के चलेंगे, यहाँ समांतर की बात करेंगे। तो जब दो वेक्टर समांतर हैं तो हमें मालूम है क्या प्रतिबंध होता है, हमें ये मालूम है AP बराबर लैम्डा इनटू B होता है, वेयर लैम्डा इज अ कांस्टेंट इंटीजर या रियल नंबर, रियल नंबर, ठीक है। अब वो रियल नंबर पॉजिटिव होगा तो एक दिशीय होंगे और नेगेटिव होगा, क्लियर हो गया बस। वो अब सारी कहानी यहाँ एडजस्ट हो गई। AP की वैल्यू कितनी थी, R माइनस A इक्वल टू लैम्डा, तो यहाँ से R इक्वल टू कितना, लैम्डा B प्लस A प्लस, यहाँ दिस इज द इक्वेशन ऑफ, which is equation of lines in vector form। याद रखना सबको, ये किस फॉर्म में है, वेक्टर। ये इक्वेशन ऑफ लाइन है जिसमें A और B क्या है, जल्दी बताओ, सारा खेल तो A और B का ही है। A वो बिंदु है, उस बिंदु का स्थिति सदिश है जिस बिंदु से रेखा होके जाती है, उस बिंदु का स्थिति सदिश है। उस बिंदु का निर्देशांक बताओगे, आइए कैसे गुणा कर देंगे, उनको जोड़ देंगे, स्थिति सदिश निकल आएगा बिंदु। और ये जो P है चेडी साहब के पुत्र की शादी। अच्छा चलो बढ़िया। किधर है साइन कहाँ करना है, इसके पीछे है कहाँ पे, ये अयोध्या, चलो सही जगह पे है। तो विच इज इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर, समझ में आ गई। अब इसको थोड़ा हिंदी में भी समझ लो, ठीक है, दोनों तरीके से समझो, दिमाग में बैठे। यदि सरल रेखा
सदिश ए है जी तथा उस रेखा के समांतर है जिसका स्थिति सदिश नहीं, जिसका सदिश बी है। ठीक है, और सदिश कहने की जगह तथा सदिश बी के समान। ज्यादा कुछ नहीं। इसको अगर मैं चित्रात्मक निरूपण करूं तो यही आएगा, एक ऐसे बिंदु से होके जा रही जो ए है, जिसका जो सदिश है वो कितना है, और ये स्थिर सदिश ए है और ये किसके समांतर है, बी के समांतर है। तो R इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, ये आपके पास समीकरण हमेशा के लिए R बराबर ए प्लस लैम्डा बी। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन है। किस फॉर्म में, ये दोनों अलग अलग है, कभी एक साथ समझ लो। बच्चे हमारे बहुत भोले हैं। ठीक है, वेक्टर क्लियर हो गई। बार बार क्यों जोर दे रहा हूँ मैं वेक्टर फॉर्म में, यानी ये सरल रेखा का सदिश रूप है। सरल रेखा का सदिश, यानी जब हम बार बार सदिश रूप पे जोर दे रहे हैं, इसका मतलब सरल रेखा का अदिश रूप भी होता है ना। अब हम ज्ञात करेंगे सरल रेखा का अदिश, और ये हमने ज्ञात किया सरल रेखा का सदिश। आगे डाल देते हैं सरल रेखा का सदिश। हमने पहले नहीं बताया आपको कि हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, क्योंकि जब जिसने पहली बार निकाला होगा उसको थोड़ी पता होगा क्या ज्ञात कर रहे हैं। ऐसे किया होगा उसने, है ना, ऐसे करके R माइनस ये निकला होगा, उन्होंने कहा भाई ये किसी के समांतर हो गया, वो सदिश भी है, और दो समांतर होते हैं तो एक को लैम्डा से गुणा करके लिख देते, कंडीशन लगाई होगी और ये एक स्थिति निकल आई होगी, हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। इतनी जरा सी बात में नाम अमर कर गया बंदा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी ने और दिमाग लगाया, उसने कहा भाई तुमने सदिश निकाला है, लो हम अदिश निकालेंगे। ठीक है, सरल रेखा का गणित मुश्किल तब लगता है जब उसे बिना समझे पढ़ते। हमेशा जैसे किताब में सीक्वेंस दिया है, किताब वाला भी ऐसे समझाता है, जैसे जिसने पहली बार पढ़ा होगा वैसे निकाला होगा कि भाई ऐसे सोचो, ऐसे सोचो, ऐसे सोचो, ऐसे सोचो, अरे ये क्या आ गया, ये तो ये है, फिर लिखता है वो अतः ये है सरल रेखा का सदिश। ठीक है, और हम कैसे याद रखते हैं सरल रेखा का सदिश रूप, ये उत्तर पहले रटते हैं। जब हमने उत्तर रट लिया, अब हम पीछे की तरफ समझना, जब हम लास्ट में पहुंच गए, पीछे कौन जाता आज के ज़माने में, आप लास्ट में आ गए तो वो पीछे जो रह गया वो जीवन भर आप पीछे रह गया वो आपका। फिर आप सोचो मैं कंप्यूटर साइंस में इंजीनियर बन जाऊँ, या मैं किसी कॉलेज से बीटेक करके मैं किसी क्षेत्र में जाके करोड़ों लाखों रुपए कमा लूँ, कोई कंपनी मुझे उठा के ले जाए, कैसे ले जाएगी, बेस तो है ही नहीं। कंपनी इंटरव्यू लेती है, आके कैसे लेके जाती है, कैसे सेलेक्ट करती है वो, 1000 में से कुल एक बच्चा है, 2 बच्चा सेलेक्ट होता है। एक बच्चे का पैकेज 1 लाख का, एक बच्चे का पैकेज 1 करोड़ का है। उसी स्कूल से एक बच्चे का पैकेज 3 करोड़ रुपए का है। ये पैकेज कैसे डिसाइड हो रहा है, 1 लाख रुपए और 5 लाख रुपए और 20 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए, इससे डिसाइड हो रहा है। जिसे खाली समीकरण याद है उसका 1 लाख सीधा सिस्टम, और जिसने पूरा सिस्टम से पढ़ रखा है वो आता है दौड़ में, कंपनी कहती है ये है बंदा, इसको जब इसको इसने समझ के पढ़ा, हो सकता है हमको नई चीज निकाल के देगा ये। ठीक है, तो आप ये नॉलेज ले रहे हो, ये इस तरह ये सोच के मत पढ़ो कि नंबर तो आ ही जाएंगे, नंबर तो उसके ज़्यादा आएंगे जिसने ये रटा होगा, जिसने समझा होगा वो बेचारा समझ के निकालेगा। रटने वाला क्या कहेगा, बिंदु है यहाँ से देखा जाती है, किसके समांतर है, उसके अलावा मुझे दुनिया में कुछ नहीं पता। क्यों बोले, नंबर तो इसी से आ जाएंगे, तुम्हें क्या करना है। और इस चीज़ को इंटेलिजेंस ही माना जाता है, इस चीज़ को इंटेलिजेंस ही माना जाता है हमारे यहाँ कि यार भाई देखो ये पढ़ के नंबर आते हैं, ये पढ़ के नंबर नहीं आते। जबकि फिर किस चीज़ पे ध्यान देना है आपको, चीज़ों को समझ, इसलिए सिलेबस कम किया है।
कि आप नंबर पर ध्यान ना देके, अब सिलेबस तो आप 1 महीने में निपटा दोगे जितना है पुराने हिसाब से, और पढ़ना 1 साल है, तो 1 साल करोगे क्या? 1 साल इनको खोद के निकालो अंदर से, पहाड़ में क्या क्या छुपा हुआ है। पहाड़ खोदोगे तो चुजा नहीं निकलेगी, कोई सोना ही निकलेगा। चलिए सरल रेखा का आदेश रूप पर बात करते हैं। यदि रेखा बिंदु x1 y1 z1 से होकर जाती है तथा उस रेखा के समांतर है जिसके दिक्कुज्जय L M कुछ जगह पर दिक्कुज्जाओं की जगह दिक् अनुपात कह दिया जाता है, तो इसे A1 B1 तथा C1 ABC कहते हैं, ठीक है, ABC ठीक है। A1 B1 C1 की जरूरत तब पड़ती है जब दो रेखाएं होती हैं, पहली वाली की A1 B1 C1। चलो पहले चित्र बनाओ। एक समीकरण है जो इस बिंदु से होके जाती है x1 y1 और उस रेखा के समांतर है जिस रेखा के DRs ABC DRs डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? रेशियो ऑफ द डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन मान लो L11 और L11 क्या है? cos अल्फा cos बीटा cos अल्फा cos बीटा cos। क्लियर है ना ये चीज? अब मान लो इसमें वेरिएबल पॉइंट है ना, P क्या है वो वेरिएबल पॉइंट? x, y, वेरिएबल पॉइंट है, पूरी लाइन पे कहीं भी हो सकता है। तो आप ये बताओ दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड के द्विक अनुपात कितने होते हैं? आपके सामने लिखा है, अभी तो निकलवाया। दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड के द्विक अनुपात कितने होते हैं? y2 - y1 क्लियर है बात? तो इसके द्विक अनुपात कितने आ जाएंगे? P इस पॉइंट को मैं a कहकर मान लूं, तो फिक्स पॉइंट है x, तो P a के द्विक अनुपात वो होंगे x1 - x - x1 y - y1 z - z1 होंगे। कोई दिक्कत? और जब द्विक अनुपात एक रेखा का ये है और दूसरी रेखा ये है जिसके द्विक अनुपात कितने हैं, तो दोनों के द्विक अनुपात आपस में बराबर होंगे। ठीक है। अब क्योंकि द्विक अनुपात तो खुद अनुपात है, तो द्विक अनुपात दूसरे अनुपात के बराबर कैसे हो जाएगा? क्योंकि हमने कल समझाया था कि एक रेखा के द्विक अनुपात तो करोड़ों हो सकते हैं, है ना, लेकिन द्विकोज्या एक ही होगी, क्योंकि द्विकोज्याओं का अनुपात द्विक अनुपात कहलाता है। अनुपात को तो किसी से भी गुणा कर सकते हैं, तो इसका मतलब हम दोनों अनुपातों को बराबर नहीं कर सकते, लेकिन इनके अनुपात आपस में बराबर होंगे। भाई 2:4 कितना होता है? 2:4 होता है, 1:2 बराबर होता है 4:8। तो क्या आप दो को 1 के और 1 को 4 के बराबर कह दोगे? नहीं कह सकते ना, लेकिन हाँ अनुपात बराबर कह सकते हैं। पहुंचे बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ? तो यहाँ पर इनके अनुपात आपस में बराबर होंगे, दो समांतर रेखाओं के। ठीक है क्या? यानी A अनुपात B अनुपात C बराबर x - x1 अनुपात y - y1 अनुपात z - z। क्लियर हो गई बात? चलो इसी को मैं लिख रहा हूँ अभी। यहाँ जगह बना रहा हूँ बीच में। ये बन जाएगा, ये आ जाएगा।
ठीक है, तो क्लियरली क्योंकि पी ए जो है वो समांतर होगी, इसका नाम रख दो, इसका नाम रख दो टी, जैसे पहले रखा था, ठीक है, समांतर टी क्या है, टी एक रेखा है जिसके द्वि का अनुपात हमें पता है, और टी रेखा के वो रेखा समांतर है, उस जगह से होकर नहीं जा रही जैसे टी जा रही है, उसके समांतर है, सपोर्ट से। तो आपके पास आएगा x माइनस x1 बटे ए बराबर y माइनस y1 बटे डी बराबर z माइनस z1। कोई दिक्कत? और अगर यहाँ पर आपको डी सीज दिए होते, द्वि को ज्यादा दी होती l m n, तो आप यहाँ पर l m n, क्योंकि a अनुपात b अनुपात c, l अनुपात m अनुपात n, यानी मैं और क्लियर कर देता हूँ। इसको आप ये लिख सकते, कोई दिक्कत? यही आपका सरल रेखा का कार्तीय रूप है, जो बहुत ही काम का है। ये पिछले साल IIT में 2 या 3 सवाल आए थे इसी से हल हुए, और जिसकी सरल रेखा मजबूत होगी 7वीं 11वीं क्लास की, ठीक है, उसकी ये डबल मजबूत है। इसलिए किसी ने कहा सरल रेखा 11वीं की नहीं की है तो वो तुरंत कर ले आज जाके, ठीक है, जो कट गया है वो भी, जो सरल रेखा का कार्तीय, पिछले 3 साल के वीडियो भी पड़े होंगे हमारे, 2020 के भी सरल रेखा के पड़े होंगे, 2021 के भी, 2022 के भी, और इस साल भी पढ़ाया है। हाँ, इस साल हो गया, ठीक है। तो आप चाहे उसकी हेल्प ले लेना, चाहे अपनी किताब से समझ में आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं। ये आपका सरल रेखा कार्तीय, इसमें x1 y1 z1 क्या है? x1 y1 z1 ये हैं उस बिंदु के निर्देशांक जिस बिंदु से रेखा गुजरती है, और a, b, c क्या है? द्वि का अनुपात, समांतर रेखा के और कम से कम एक बार और ये वाला चित्र फिर से बना लेना, ठीक है। बार बार चित्र बनाओ, कब तक दिमाग में नहीं फंसेगा। दोनों में अंतर करना बड़ा जरूरी है। यहाँ x में से जो घट रहा है वो बिंदु घट रहा है जो बिंदु रेखा में स्थित है। बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, एक हटा देते हैं इसमें से। कभी कभी वो किताब में कंफ्यूज कर देता है क्वेश्चन देते हुए, वो कहता है उस रेखा से होकर जाती है जिस बिंदु के जिस बिंदु का स्थिति सदिश, ये ना कह के वो उल्टा कहता है कि बिंदु x1 y1 z1 के स्थिति सदिश के समांतर रेखा इस बिंदु से होकर जाती है, उसका समीकरण निकालो। तो वो बिंदु अब उल्टा हो गया, जिस बिंदु से होकर जाएगा वो तो यहाँ आएगा, और जो बिंदु का स्थिति सदिश बना तो वो x1 y1 z1 क्या बन गए, द्वि का अनुपात बन गया, वो फिर नीचे आ गए। पहुंच रही बात हमारी? नहीं, चलो जो सवाल बनाएंगे ज्यादा पूछेंगे।